वेलकम स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मास्टर देहरादून में आपका स्वागत है। हमने आरसीसी में फर्स्ट इंट्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्टार्ट किया था। दैट इज़ इंट्रोडक्शन में आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो आपको पता है आरसीसी में क्या यूज होता है, दैट इज़ कंक्रीट एंड स्टील। सो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो फर्स्ट मटेरियल आ रहा था दैट इज़ कंक्रीट के बारे में इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था कि कंक्रीट के जो आपके ग्रेड है IS 456 के अकॉर्डिंग उसको 3 कैटेगरी में बांटा है: ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। जो आपका ऑर्डिनरी कंक्रीट है वो नॉमिनल मिक्स के अंदर आता है M15 एंड M20 अकॉर्डिंग टू IS 456, M10, 15 एंड 20 तक। फिर आपका 25 से दैट इज़ 60 तक आपका जो है 8 नंबर में, पहले 7 नंबर में थे पर 8 नंबर में आपका अमेंडमेंट 4 मई 2013 के अकॉर्डिंग M60 को आपका स्टैंडर्ड कंक्रीट माना गया। फिर उसके बाद आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट आया है जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट में यूज होता है। ग्रेड से आपने देखा कि M माने मिक्स होता है और जो आपका सेकेंड टर्म 20, 25, 30 जो होता है ये दैट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज एंड इट इज ए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, जिसको हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में एक स्टैंडर्ड क्यूब साइज है 150 × 150 × 150 में करते हैं। और जो क्यूब स्ट्रेंथ जनरली यूज होती है इंडिया में, यूएसए में सिलिंड्रिकल स्ट्रेंथ होती है और सिलिंड्रिकल स्ट्रेंथ आपकी कम होती है एज कंपेयर टू आपका क्यूब स्ट्रेंथ, क्योंकि जैसे जैसे मेंबर का साइज बढ़ता जाता है साइज इफेक्ट के कारण और स्लेंडरनेस इफेक्ट के कारण आपका जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है। यह माना गया है कि अगर आपका साइज 150 से 450 mm होता है तो जो आपका एक फैक्टर होता है 0.67 FCK, वो मैंने बताया था क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ द साइज इफेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव आएगा कि किस इफेक्ट के कारण, तो साइज इफेक्ट। तो उसके बाद हमने देखा था क्या आपका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ मीन्स कि जो आपका कंक्रीट होगा वो जब बेंडिंग लेगा तो बेंडिंग में उसमें एक पार्ट में टेंशन आएगी तो वो टेंशन में कितना स्ट्रेंथ दे सकता है 0.700 FCK। फिर डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी 0.5 to 0.63 ऑफ FCR रहती है। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ में एक सिलिंड्रिकल मेंबर यूज किया था जिसके सेंटर में लोड लगाया था दोनों ओर से एक प्लेट लगा के, जिसकी स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ थी आपके 2P/πdl और वो 0.66 FCR। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। अब देखते हैं जो कंक्रीट है, कंक्रीट का इफेक्ट ऑन कंक्रीट, दैट इज इफेक्ट ऑन कंक्रीट। तो डिफरेंट फैक्टर है जिसका आपका मीन्स कि कंक्रीट पे क्या इफेक्ट रहता है, लाइक श्रिंकेज का, क्रीप का, फटीग का एंड वर्केबिलिटी। तो इन 4 चीज़ों के बारे में देखते हैं कि ये वर्केबिलिटी, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज, क्रीप, फटीग एंड वर्केबिलिटी एंड हाउ टू डिटरमाइन दिस टर्म इन कंक्रीट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज जिसको हम पढ़ेंगे थ्रोली ऑन द बेसिक ऑफ IS 456। सो फर्स्ट आपका आता है इसमें श्रिंकेज। तो श्रिंकेज है क्या, व्हाट इज श्रिंकेज? श्रिंक करना, श्रिंक करने मीन्स दैट इज आपको पता है दैट इज रिडक्शन इन वॉल्यूम। क्या आपका रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट आपका श्रिंक कर गया, यानी कि आपका क्या हो गया है, उसका जो वॉल्यूम हो गया है वो क्या हो गया है, आपका रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका होता क्यों है, बिकॉज जो आपका वाटर आपका कंक्रीट में रहता है वो जब इवेपोरेट हो जाता है, ये क्या होता है, क्यों होता है, ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम कंक्रीट। तो कंक्रीट क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। जैसे ये कंक्रीट है आपका, इस कंक्रीट में से अगर आपका जो इवेपोरेशन हो गया वाटर का, वाटर क्या हो गया आपका, इवेपोरेट जानते हैं, यानी कि आपका बाहर चले गया, तो ये जो कंक्रीट का जो ये वॉल्यूम है इट विल रिड्यूस, यानी कि श्रिंकेज मीन्स कि बेसिकली श्रिंकेज में कैसा फोर्स डेवलप होगा, श्रिंकेज के कारण कॉम्प्रेसिव फोर्स डेवलप होगा। कैसा फोर्स डेवलप होगा, कॉम्प्रेसिव फोर्स। तो जब आपका ये कॉम्प्रेस श्रिंक होगा, यानी कि इसका जो लेंथ होगा या इसका वॉल्यूम होगा उसमें क्या हो जाता है, आपका रिडक्शन हो जाता है। तो इन अब्सेंस ऑफ डाटा, IS 456 ने बोला हुआ है, IS 456 ने बोला हुआ है, इन अब्सेंस ऑफ डाटा, इन अब्सेंस ऑफ डाटा, अगर आपके पास डाटा नहीं है कि कितना श्रिंकेज हो रहा है, देन श्रिंकेज स्ट्रेन इज टेकन एज, देन श्रिंकेज स्ट्रेन
काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। श्रिंकेज स्ट्रेन इज टेकन एज 0.0003, ठीक है, 0.0003। तो इन अब्सेंस ऑफ डाटा श्रिंकेज स्ट्रेन इज टेकन एज 0.003। तो श्रिंकेज है, व्हाट इज श्रिंकेज? दैट इज रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। जो आपका कंक्रीट है उसमें हम इफेक्ट देख रहे हैं कि डिफरेंट फैक्टर का क्या क्या इफेक्ट है। तो पहला इफेक्ट श्रिंकेज का है। तो श्रिंकेज है क्या? जब भी आपका कंक्रीट यानी ग्रीन कंक्रीट या फ्रेश कंक्रीट होती है तो उससे आपका वाटर इवेपोरेट होता रहता है। तो जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है उसके कारण जो उसके वॉल्यूम में रिडक्शन होता है उसको श्रिंकेज बोलते हैं। और इसके कारण जो ये श्रिंकेज होगा इसमें कैसे फोर्स डेवलप होंगे? कंप्रेस फोर्स, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है वॉल्यूम में। फिर उसके बाद IS 456 ने बोला है कि इन अब्सेंस ऑफ डाटा यू विल टेक ए श्रिंकेज स्ट्रेन ऑफ 0.003। तो इसको बिल्कुल आप याद कर लेना। तो पहला इफेक्ट हमने देख लिया, श्रिंकेज का क्या इफेक्ट रहता है, दैट इज श्रिंकेज स्ट्रेन डेवलप हो जाते हैं और वो कॉम्प्रेशन में चले जाता है कंक्रीट। अब दूसरा इफेक्ट देखते हैं आपका, दैट इज इफेक्ट ऑन कंक्रीट इन, दैट इज क्रीप के कारण, दैट इज क्रीप। क्रीप होता क्या है बेसिकली? क्रीप है क्या? क्रीप बेसिकली आपका क्या है, जब भी आपका ये क्यों होता है, सबसे पहले तो इसका रीजन, अगर हम रीजन बताएं तो रीजन है इसका, दैट इज रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ मॉलिक्यूल। जो आपके मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं आपके डिफरेंट आपके मीन्स की डायरेक्शन में या अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ मॉलिक्यूल विद टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में आपका जो मॉलिक्यूल है वो आपके क्या होते हैं? रिस्ट्रक्चर होते हैं। दूसरा आपका लॉस ऑफ वाटर के कारण, यानी कि ये दो रीजन है क्रीप के, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ मॉलिक्यूल विद टाइम। क्रीप है क्या? क्रीप भी एक हिसाब से आपका क्या है? डिफॉर्मेशन है। क्रीप को अगर हम सिंपल समझे तो एक क्या है आपका? डिफॉर्मेशन है। पर कैसा डिफॉर्मेशन है? इस डिफॉर्मेशन को अगर हम बताएं तो ये जो बेसिकली डिफॉर्मेशन है, ठीक है, मैंने बोला बेसिकली ये क्या है? डिफॉर्मेशन है। पर कैसा डिफॉर्मेशन है? दैट इज डिफॉर्मेशन ओवर टाइम at a constant stress level, at a constant stress level। यानी कि सपोज ये आपका क्या है, एक कोई मेंबर है, ठीक है, इस मेंबर का मीन्स कि इसमें क्या आ रहा है? डिफॉर्मिटी, यानी स्ट्रेस इसमें क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का मीन्स लोड आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा? डेड लोड। किसके कारण होता है? बेसिकली ये आपका डेड लोड के, यानी इसका जो सेल्फ वेट है, डेड लोड को हम क्या भी बोलते हैं? सेल्फ वेट। तो ये जो इसका आपका सेल्फ वेट है, किसका? कंक्रीट का, इसके कारण ये आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कांस्टेंट टाइम के हिसाब से ये कंटिन्यूसली इस तरह से क्या होता रहता है आपका? ये इस तरह से डिफॉर्म होता रहता है, ठीक है। अब आपका जनरली हम क्रीप को आपका कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? अगर हमने रिड्यूस करना है, इट कैन बी रिड्यूस्ड by delaying finishes, as creep is, जो हम क्या कर रहे हैं? जो फिनिशिंग अप्लाई कर रहे हैं एज जो आपका डिलेइंग द एप्लीकेशन ऑफ फिनिश, बिकॉज क्रीप बोलते हैं एज द इफेक्ट ऑफ क्रीप, बोलते हैं एज द effect of creep is high at early stage of loading। तो क्रीप है क्या? बेसिकली क्रीप का रीजन क्या है कि क्रीप हो क्यों रहा है? बेसिकली जो आपके मॉलिक्यूल हैं उनका रीस्ट्रक्चरिंग होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जो मॉलिक्यूल हैं वो अपना स्थान चेंज करते रहते हैं। तो स्थान चेंज करते रहने का मीन्स अपना जो उनका स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का, जिस भी मॉलिक्यूल से ये आपका स्ट्रक्चर बना होगा,
कि चाहे वो स्टील का हो, चाहे आरसीसी का मेंबर हो या कंक्रीट का मेंबर हो, तो उसके जो मॉलिक्यूल, जिन मॉलिक्यूल से बना हुआ है वो डिफरेंट टाइम के रिस्पेक्ट में अपना स्ट्रक्चर चेंज करते रहते हैं, तो उसके कारण होता है। और दूसरा आपका लॉस ऑफ वाटर के कारण। तो आपका है क्या क्रीप? उसके बाद क्रीप है क्या कि ये बेसिकली डिफॉर्मेशन है ओवर टाइम एट ए कांस्टेंट स्ट्रेस लेवल, यानी कि जो आपका स्ट्रेस लेवल होगा वो क्या रहेगा आपका कांस्टेंट। तो कांस्टेंट स्ट्रेस लेवल में किसी एक मेंबर में आपका डिफॉर्मेशन आ जाना बेसिकली क्या है आपका क्रीप, ये डेड लोड के कारण होता है। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, जो एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेस हैं, आप कभी भी देखते होंगे कि किसी मेंबर में आप प्लास्टर या जैसे बीम है, तो बीम में आप प्लास्टर बहुत देर में थोड़ा आप मीन्स कि कुछ दिनों बाद अप्लाई कर सकते हैं, या उसमें अगर आपने लेटेस्ट कुछ और दूसरा लाइक मार्बल लगाना है या कुछ और डेकोरेटिंग चीज़ लगानी है, तो उसको आप डिले कर सकते हैं। बिकॉज इनिशियली शुरू में जो आपका 7 डेज और 3 to 4 डेज में होता है, वहाँ पर इनिशियली क्रीप का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एज ऑफ लोडिंग के बाद जैसे जैसे एज ऑफ लोडिंग बढ़ते रहती है, वैसे वैसे क्रीप क्या होता रहता है आपका रिड्यूस होता रहता है। ठीक है, तो दिस इज क्रीप। अब तो क्रीप का क्या इफेक्ट है कंक्रीट में कि यह आपका कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन है एक एट ए कांस्टेंट स्ट्रेस लेवल, यानी कि जो आपका स्ट्रेस है वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट स्ट्रेस होने का मीन्स जो लोड होगा वो किसके कारण होगा, डेड लोड के कारण होगा। शुरू में आपका स्ट्रेन बहुत ज़्यादा रहेगा, यानी कि जो आपका डिफॉर्मेशन होगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा, पर जैसे जैसे एज ऑफ लोडिंग बढ़ते जाएगी, तो एज ऑफ लोडिंग यानी कि अगर हम बताएं कि एज ऑफ लोडिंग यानी कि जो आपके लोडिंग का टाइम है, एज ऑफ लोडिंग मीन्स टाइम ऑफ लोडिंग है, वो जैसे जैसे इंक्रीज होते रहती है, तो क्रीप आपका क्या होता रहेगा, आपका कम होता रहेगा। ठीक है, तो दिस इज क्रीप। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो और क्रीप का क्या इफेक्ट है और देखते हैं जरा क्रीप का। तो बेसिकली जो आपका, अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखूं कंक्रीट का, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट, तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है कंक्रीट का वो कुछ इस तरह से बनता है ये। तो आपका बेसिकली ये यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस है, और यहाँ क्या है, स्ट्रेन। तो बेसिकली इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है अलग अलग। एक होता है आपका यहाँ पर, अगर मैंने टेंजेंट खींच लिया यहाँ पर से इनिशियल पॉइंट से, तो इसको बोलते हैं आपका इनिशियल मॉडुलस। क्या बोला जाता है, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, टेंजेंट मॉडुलस। फिर अगर हमने किसी एक पॉइंट, कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हमने एक टेंजेंट ये इस तरह से खींच लिया, तो इसका जो स्लोप होगा इसको बोलते हैं आपका टेंजेंट मॉडुलस। क्या बोला जाता है आपका, टेंजेंट मॉडुलस। और जबकि अगर हमने स्टार्टिंग पॉइंट से, ये जो इसके ओरिजिन है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट से कर्व में किसी एक पॉइंट पे अगर आपका एक लाइन खींच दी, तो उसका जो स्लोप होगा दैट स्लोप इज नोन एज सेकेंड मॉडुलस। उसको क्या बोला जाता है आपका, सेकेंड मॉडुलस। तो जनरली जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका कंक्रीट का दिया जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया जाता है कंक्रीट का, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अकॉर्डिंग टू IS 456। IS 456 ने जो दिया है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज EC इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK। ठीक है, जहां पर FCK क्या है आपका, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ये आपका IS 456 किसके अकॉर्डिंग था आपका, 456 2000। एक आपका जो शुरू में आपका मीन्स की IS 456 1976 था, उसने आपका दे रखा था दैट इज EC इक्वल टू 5700 अंडर रूट FCK, यानी कि इसने ओवर एस्टिमेट कर लिया था। ये जो आपका IS 456/97 इसने आपका क्या कर लिया था, ओवर एस्टिमेट कर लिया था किसको, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पर जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम यूज कर रहे हैं मीन्स के IS 456 2000 के अकॉर्डिंग, दैट इज 5000 अंडर रूट FCK।
ओके, सो जो ये जनरली आपका ईसी है इसको बोलते हैं आपका शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोला जाता है? शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पर जैसे जैसे आपका क्रीप बढ़ता जाता है, आप देखेंगे क्रीप बढ़ता जाएगा। जैसे अगर मैं एक ग्राफ आपको बनाऊं यहाँ पे, लेटस ये आपका कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, लेटस दिस इज स्ट्रेस एंड दिस इज स्ट्रेन। तो क्रीप इफेक्ट के कारण आपका जो स्ट्रेस लेवल है ये कंक्रीट का इस तरह से हो गया। यानी कि आप देख रहे हैं जैसे ये यहाँ पर मान लो सपोज कोई स्ट्रेस है, हियर इज ए स्ट्रेस सपोज सिग्मा, तो यहाँ पर सिग्मा है, तो सिग्मा पे आप देखें यहाँ पर स्ट्रेन कुछ और है, सेम स्ट्रेस पे स्ट्रेन कुछ और है, यहाँ पर स्ट्रेन कुछ और है। यहाँ पर सपोज स्ट्रेन E1 है, यहाँ पर स्ट्रेन क्या है? E2 है। तो सेम स्ट्रेस लेवल पे मैंने बताया था क्रीप है क्या? स्ट्रेस लेवल इज कांस्टेंट। स्ट्रेस लेवल क्या हो गया आपका? कांस्टेंट हो गया। पर उसके बाद जो आपका E1 है, E1 इज कन्वर्टेड टू E2, यानी जो स्ट्रेन है वो क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसी इफेक्ट को, जो ये आपका इफेक्ट दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसको क्या बोला जाता है? दिस इज क्रीप। यही आपका क्या है? क्रीप। यानी कि सेम स्ट्रेस लेवल पे स्ट्रेस लेवल सेम है, स्ट्रेस लेवल क्या है? सेम है, पर स्ट्रेन आपका क्या हो गया? E1 से कितना हो गया है आपका? E2 हो गया है। यानी सेम स्ट्रेस पे स्ट्रेस कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्ट्रेस पे E1 से E2 यानी स्ट्रेन बढ़ गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रीप बोलते हैं। ठीक है, जबकि सेम स्ट्रेन लेवल पे एक और टर्म है अगर आपको समझना है, स्ट्रेन लेवल कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है। E कांस्टेंट पे अगर आपका स्ट्रेस जो है, सपोज पहले स्ट्रेस था सिग्मा 1, अब स्ट्रेस हो गया आपका क्या? सिग्मा 2। यानी कि सेम स्ट्रेन लेवल पे अगर E स्ट्रेन लेवल कांस्टेंट हो, क्या कांस्टेंट हो? स्ट्रेन लेवल कांस्टेंट हो, और उस पे जो आपका स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड टू सिग्मा 1 टू सिग्मा 2, तो इसको बोला जाता है स्ट्रेस का रिडक्शन इज नोन एज स्ट्रेस रिलैक्सेशन। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस रिलैक्सेशन। दिस इज ये यहाँ से स्ट्रेस का ये रिड्यूस हो जाना, दिस इज स्ट्रेस रिलैक्सेशन। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस का रिड्यूस हो जाना यानी स्ट्रेस रिलैक्सेशन। तो कांस्टेंट स्ट्रेस लेवल पे स्ट्रेन का इंक्रीज होना है, इंक्रीज इन स्ट्रेस। ये क्या हुआ है? इंक्रीज इन स्ट्रेन फ्रॉम E1 टू E2। E1 से स्ट्रेस कितना हो गया है? E2 हो गया है स्ट्रेस जब आपका सिग्मा था। पर जब आपका स्ट्रेन कांस्टेंट था, क्या कांस्टेंट था? स्ट्रेन लेवल आपका कांस्टेंट था। तो पहला पॉइंट तो ये है, दैट इज इट इज नोन एज क्रीप। E1 से E2 हो जाना, इसको हम क्या बोलते हैं? जो ये पहला चीज है स्ट्रेन लेवल पे, इसको बोलते हैं आपका क्रीप। जबकि जब स्ट्रेन लेवल कांस्टेंट हो, स्ट्रेन आपका कांस्टेंट हो, स्ट्रेस का रिड्यूस हो जाना क्या कहलाता है? स्ट्रेस रिलैक्सेशन। तो आप इस ग्राफ से देख रहे हैं, किसी भी आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो ग्राफ है वो आपको किसकी वैल्यू देता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू देता है। हमने देखा था जैसे इनिशियल मॉडुलस या टेंजेंट मॉडुलस या सेकेंड मॉडुलस। तो आपका जो ये स्लोप है, तो इसका स्लोप क्या है? कम है। तो आपका क्रीप के इफेक्ट के कारण, ड्यू टू क्रीप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिड्यूस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिड्यूस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। तो वो कितनी हो जाती है? इसको लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोली जाती है, EL। तो लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू आपका शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन 1 प्लस थीटा। ठीक है, जहां पर देखें ये आपका ड्यू टू क्रीप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो गया? आपका रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो आपका बेसिकली ये शॉर्ट टर्म है, इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जहां पर EC क्या है? EC इज शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी 5000√FCK। क्लियर हो गया? एंड थीटा, जो थीटा है, थीटा को बोलते हैं आपका क्रीप स्ट्रेन। और क्रीप स्ट्रेन बेसिकली इसको बोलते हैं क्रीप कोफिशिएंट। क्या बोला जाता है? क्रीप कोफिशिएंट। तो क्रीप कोफिशिएंट बेसिकली होता क्या है? क्रीप कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन। और इस थीटा जो आपका क्रीप स्ट्रेन है, ठीक है, क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन, इसको क्या बोला जाता है? क्रीप कोफिशिएंट। तो क्रीप कोफिशिएंट जो आपका रहता है, ठीक है,
तो अगर हम देखें यहाँ पर डेज, 7 डे के बाद जनरली ये 2.2 हो जाता है। 28 डेज के बाद जो क्रीप कोफिशिएंट है वो कितना हो जाता है 1.6, और 1 ईयर के बाद कितना हो जाता है आपका 1.1। तो आप देख रहे हैं, मैंने बताया था जो क्रीप होता है वह इनिशियल स्टेज में आपका क्रीप का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए मैंने बताया था जो एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेस होता है, फिनिशेस मीन्स प्लास्टरिंग हो गया या कुछ और अदर डेकोरेटिव आइटम हो गया, उसको आप बाद में अप्लाई करते हैं, क्योंकि क्रीप का जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा। क्यों? क्योंकि क्रीप का रीजन क्या था, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूल का रीस्ट्रक्चरिंग है वो इनिशियली बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा रीजन क्या था, लॉस ऑफ वाटर, और लॉस ऑफ वाटर भी इनिशियली क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज क्रीप। तो क्रीप आपका क्या है कि कांस्टेंट स्ट्रेस लेवल पे, कि स्ट्रेस आपका क्या हो गया है, कांस्टेंट। आप देख रहे हैं ये स्ट्रेस क्या है, कांस्टेंट है सिग्मा। वहाँ पर स्ट्रेन आपका E1 से कितना हो गया, E2। इसको बोला जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हुआ है, ये जो आपका स्ट्रेन बढ़ गया है, इसको बोला जाएगा क्रीप। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका ये जो हुआ है, दिस इज नोन एज क्रीप। जबकि अगर आपका स्ट्रेन कांस्टेंट है पर स्ट्रेस आपका रिड्यूस हो गया है, स्ट्रेस भी आपका रिड्यूस हो गया है कांस्टेंट स्ट्रेन लेवल पे, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस रिलैक्सेशन। तो IS 456 ने जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखी है बाय एक्सपीरियंस, दैट इज 5000 √FC के। पर जो पहले आपका IS 456 1976 ने दिया था, दैट इज EC = 5700 √FC के। ठीक है। और अब हमने बताया कि जैसे जैसे आपने देखा ये ग्राफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था, तो ये जो आपका इसका ग्राफ है ये क्या देता है आपको, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो क्रीप इफेक्ट के कारण मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो कितना रिड्यूस हो जाता है, EC/1 + थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है, क्रीप कोफिशिएंट है। क्रीप कोफिशिएंट होता क्या है, क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन। एंड जो थीटा की वैल्यू है, जैसे जैसे आप टाइम मीन्स की बढ़ता जाएगा तो क्रीप का इफेक्ट कम हो रहा है, तो क्रीप स्ट्रेन भी कम आएगा। तो आपका 7 डेज के बाद 2.2, 28 डेज के बाद 1.6, 1 ईयर के बाद 1.1। ठीक है। तो क्रीप कोफिशिएंट आपका एज ऑफ लोडिंग पे डिपेंड करता है। एज ऑफ लोडिंग आपका बढ़ेगा तो आपका जो क्रीप है वो डिक्रीज होगा। एज ऑफ लोडिंग के कारण क्रीप क्या होगा आपका, यानी ये क्या है, एज ऑफ लोडिंग। दिस इज एज ऑफ लोडिंग। एज ऑफ लोडिंग 7 दिन, 28 दिन, 1 ईयर। तो एज ऑफ लोडिंग जैसे जैसे बढ़ रही है तो क्रीप का इफेक्ट क्या हो रहा है आपका, रिड्यूस हो रहा है। क्रीप का इफेक्ट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्रीप के कारण हमेशा क्या होगी आपकी, रिड्यूस होगी, डिक्रीज होगी। क्योंकि ये चीज़ तो हमेशा आपका क्या हुआ, जैसे अगर हम क्वेश्चन कराएं, जैसे क्वेश्चन आया है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ M25 कंक्रीट आफ्टर 1 ईयर। तो 1 ईयर के बाद आपको पता है लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी EC/, क्या होता है, 1 + थीटा। तो EC = क्या हो जाएगा, 5000 √FC के मीन्स M25 का FC के कितना होगा, 25/1 + थीटा। 1 ईयर के बाद क्रीप कोफिशिएंट कितना है, 1.1। तो ये कितना हो जाएगा, 5000 × 5 यानी 25,000 अपॉन 2.1। तो ये आप इसको सॉल्व अगर करें, इसको कैलकुलेट करके लाएं। ओके, सो हमने देख लिया शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने देखा, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या था, EC = 5000 √FC के। तो क्रीप का क्या इफेक्ट हुआ, क्रीप जैसे जैसे आपका बढ़ा तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिड्यूस हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी, दैट इज EC/1 + थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी है, 2.2, 1.6 एंड 1.1। 7 डेज के बाद, फिर उसके बाद 28 डेज के बाद, एंड देन 1 ईयर के बाद। तो जैसे जैसे एज ऑफ लोडिंग बढ़ रही है, यानी कि एज ऑफ लोडिंग 7 से 28, 28 से 1 है, तो एज ऑफ लोडिंग बढ़ी तो आपका जो क्रीप कोफिशिएंट है
यानी कि क्रीप कोफिशिएंट है ये क्या हो गया आपका डिक्रीज हो गया। यानी कि मैंने बताया था शुरू में आपका एज ऑफ लोडिंग जैसे जैसे बढ़ते जाती है वैसे वैसे क्रीप का इफेक्ट कम होता जाता है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज में क्रीप बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए आप एप्लीकेशन ऑफ फिनिशिंग बहुत देर में अप्लाई करते हैं। तो अगर हम डिले करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फिनिशिंग लाइक प्लास्टरिंग, तो आपका जो क्रीप का इफेक्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और क्रीप होता क्यों है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ मॉलिक्यूल एंड लॉस ऑफ वाटर, और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ मॉलिक्यूल शुरू में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपका ये आपका था इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन दी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होगी तो स्ट्रेंथ भी आपकी क्या हो जाएगी, दैट इज जो कंक्रीट की क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी आपकी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट थर्ड जो आपका प्रॉपर्टी आता है इफेक्ट ऑफ कंक्रीट पे फटीग का क्या इफेक्ट होता है। तो बेसिकली फटीग है क्या, यानी कि जो आपका रिपीटेड जब आपकी साइक्लिक लोडिंग होती है, ठीक है, तो जो आपका रिपीटेड साइक्लिक लोडिंग है, ठीक है, तो रिपीटेड साइक्लिक लोडिंग रिड्यूस the strength of concrete which is known as fatigue, यानी कि आपका जैसे जैसे मीन्स की एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो किसी एक मेंबर में पहले कॉम्प्रेशन आया, फिर उसके बाद इसमें क्या आ गया, इस तरह से टेंशन आ गया, फिर आपका इसमें दोबारा से लोडिंग हुई, फिर आपका मीन्स की क्या आ गया, दैट इज कॉम्प्रेशन, फिर क्या हो गया आपका इस तरह से टेंशन, फिर आपका कॉम्प्रेशन, फिर इस तरह। तो आप देख रहे हैं जो स्ट्रेस है पहले बहुत ज़्यादा था, फिर कम हुआ, फिर कम हो गया। तो ऐसे यहाँ पर कॉम्प्रेशन में भी इस तरह से स्ट्रेंथ पहले बहुत ज़्यादा हुआ टेंशन में, फिर कम हुआ, फिर और कम होने लग गया। तो ये जो स्ट्रेस का लेवल आपका कम हो रहा है, यानी कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस यानी यहाँ पे स्ट्रेन के बीच में ग्राफ सपोज, तो स्ट्रेस का जो लेवल आपका रिड्यूस हो रहा है, उस स्ट्रेस के ड्यू टू रिपीटेड साइकिल, जैसे जैसे आपका मीन्स कि पहले आपका बहुत ज़्यादा टेंशन डेवलप होगा, यानी कि टेंशन स्ट्रेंथ होगी उसकी, फिर उसके बाद जैसे जैसे आप रिपीटेड साइकिल करते रहेंगे तो उस कंक्रीट की साइक्लिक लोडिंग के कारण जो स्ट्रेंथ का रिड्यूस हो जाना है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका फटीग। तो यहाँ पर एक टर्म आता है इस फटीग में जिसको बोलते हैं आपका एंड्योरेंस लिमिट। तो एंड्योरेंस लिमिट क्या है, इसको समझाने के लिए एक ग्राफ मैं बताता हूँ। जैसे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका सपोज स्ट्रेंथ, और मैं बना देता हूँ किसके बीच में, साइकिल के बीच में ग्राफ। तो पहली साइकिल हुई, जैसे जैसे आपने पहले साइकिल बनाई तो इसमें स्ट्रेंथ यहाँ पर थी, फिर ये जो दूसरी साइकिल में गया स्ट्रेंथ कम होगी। तो जैसे जैसे आपका साइकिल बढ़ता जाएगा, साइकिल ऑफ लोडिंग, एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल, चार साइकिल मीन्स क्या होता है, ऐसे लोडिंग। साइकिल का मतलब क्या है, ये आपको पता है, ये कंप्लीट वन साइकिल हो गया। पहले आपका टेंशन में गया, फिर कॉम्प्रेशन में, फिर टेंशन में गया, फिर कॉम्प्रेशन में। तो इस टाइप की लोडिंग को क्या बोलते हैं, साइक्लिक लोडिंग, यानी कि टू एंड फ्रो, कि एक बार मैग्नीट्यूड पॉजिटिव साइज में, एक बार मैग्नीट्यूड नेगेटिव साइज में। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो ये जैसे जैसे आपका साइकिल मीन्स के बढ़ता जाएगा तो ये इसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होती रहेगी, आपकी इस तरह से रिड्यूस होती रहेगी। ये साइकिल के कारण आप देख रहे हैं ये स्ट्रेंथ क्या होती रह रही है, आपकी इस तरह से रिड्यूस होती रह रही है, यानी कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो क्या होता रह रहा है, आपका डिक्रीज होता रह रहा है। तो इसी जैसे जैसे आपका साइक्लिक लोडिंग के कारण कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है उसका रिड्यूस होना क्या कहलाता है, फटीग। अब एंड्योरेंस लिमिट क्या है, अगर मैं स्ट्रेंथ और उसके देख रहे हैं आप, शुरू में आपका ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, तो ये धीरे धीरे आपका मीन्स की क्या हो गया, आपका स्ट्रेंथ रिड्यूस होते गई। पर क्या स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगी, स्ट्रेंथ जीरो नहीं होगी, एक ऐसी मिनिमम वैल्यू। तो एंड्योरेंस लिमिट क्या है, यह मिनिमम स्ट्रेंथ, ये जो मिनिमम स्ट्रेंथ है, दिस मिनिमम स्ट्रेंथ, अगर मैं एंड्योरेंस लिमिट की डेफिनेशन बताऊं तो मिनिमम स्ट्रेंथ दैट मटेरियल विल हैव आफ्टर इनफाइनाइट साइकिल ऑफ लोडिंग। क्या बोल रहे हैं एंड्योरेंस लिमिट को, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आफ्टर इनफाइनाइट
नंबर ऑफ साइक्लिक लोडिंग या इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल, हालांकि इनफाइनाइट नंबर कितने हैं तो जनरली प्रैक्टिकल पर्पज के लिए, तो फॉर प्रैक्टिकल पर्पज के लिए, ठीक है, तो प्रैक्टिकल पर्पज के लिए जो आपका साइकिल माना गया है कि कितने साइकिल के बाद आपको मीन्स के एंडोरेंस लिमिट करनी, तो वो है आपका 2 मिलियन साइकिल। 2 मिलियन साइकिल, 2 मिलियन साइकिल मीन्स 2 × 10⁶ साइकिल, यानी कि ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर 2, 3, 4, तो 2 × 10⁶ साइकिल के बाद जो उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ, इस तरह से ये कम होते जाएगा, यानी कि इस तरह से होते जाएगी, कम होते जाएगी, तो ये जो मिनिमम स्ट्रेंथ होती है इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल के बाद, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंड्योरेंस लिमिट बोला जाता है। तो आपका फटीग के कारण क्या हुआ, कंक्रीट, हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑन कंक्रीट, तो कंक्रीट का पे जो इफेक्ट आ रहा है फटीग का, वो क्या कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस, पर हम एक ऐसी लिमिट रखेंगे, एंड्योरेंस लिमिट है क्या, दिस इज एंड्योरेंस लिमिट, ये क्या है आपका एंड्योरेंस लिमिट। एंड्योरेंस लिमिट बेसिकली क्या है, स्ट्रेंथ की वह मिनिमम वैल्यू है जो कि कंक्रीट आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल के बाद पजेस करेगा या आपका सस्टेन करके रखेगा, चाहे कितने भी साइकिल, हमने बोला जैसे जैसे साइकिल बढ़ते जाते हैं स्ट्रेंथ रिड्यूस होते जाएगी, यानी कि पहली साइकिल हुई स्ट्रेंथ इतनी थी, दूसरी साइकिल हुई स्ट्रेंथ, तीसरी साइकिल, पर ऐसा नहीं कि उसकी स्ट्रेंथ आपकी 0 हो जाए, एक ऐसी स्ट्रेंथ आएगी आपकी, एक ऐसी स्ट्रेंथ आपकी जहां पर कि आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल के बाद भी उसमें कुछ न कुछ स्ट्रेंथ रह जाएगी। पर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल अगर प्रैक्टिकल पर्पज के लिए जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल लेता हूँ, कितना लेते हैं, 2 × 10⁶ साइकिल। तो 2 × 10⁶ साइकिल जब लोड के कंप्लीट हो जाएंगे, ये साइकिल किसके हैं, लोड के, साइकिल होने का मीन्स ऐसे 1 2 1 2 1 2 1 पूरा, यानी कि अपने जैसे आपका वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है कि एक अपने इनिशियल पोजीशन में वो जब दोबारा आ जाएगा, यानी कि यहाँ से गया फिर यहाँ से वापस आके यहाँ पर आ गया, तो ये 1 साइकिल हो गया, फिर यहाँ से गया फिर यहाँ पर आ गया 2 साइकिल, यहाँ से गया तीसरी साइकिल, तो इस तरह से जो लोडिंग होती है उसको बोला जाता है आपका फटीग, ठीक है। तो रिडक्शन जो आपका हो रहा है रिपीटेड साइकिल के बाद, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फटीग। और एंड्योरेंस लिमिट क्या है, वो मिनिमम स्ट्रेंथ, मैंने बोला जैसे जैसे आपका साइक्लिक लोडिंग होती रहती है स्ट्रेंथ रिड्यूस होती रहेगी, पर कहाँ तक होगी, एंड्योरेंस लिमिट तक होगी, यानी एंड्योरेंस लिमिट स्ट्रेंथ की वह मिनिमम वैल्यू है जहाँ पर कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल के बाद कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो ये इससे नीचे स्ट्रेंथ आपका हम नहीं चाहेंगे कि उसकी पूरे इनफाइनाइट लाइफ साइकिल में आपका इससे नीचे स्ट्रेंथ उसकी नहीं जानी चाहिए, इसी को हम बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट। तो ये हो गया आपका फटीग। अब हमारा लास्ट बचता है कंक्रीट में इफेक्ट का, दैट इज वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी, तो वर्केबिलिटी है क्या, वर्केबिलिटी आपको पता है इज एंड homogeneity in concrete by which we place, by which concrete लिख देते हैं, by which concrete is placed, transported, placed, transported and mixed is known as mixed without segregation and bleeding तो क्या है, व्हाट इज वर्केबिलिटी, सबको पता है कि वर्क केबल यानी कि कितनी आसानी से आप कंक्रीट में कार्य कर सकते हैं। कार्य क्या क्या कर सकते हैं, उसको प्लेस कर सकते हैं। प्लेस करने का मीन्स किस तरह से आप उसको मीन्स की किसी, मान लो सपोज आपने कास्टिंग करनी है या आपने बीम बनाना है तो कितना, या कॉलम बनाना है,
ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे और उसको मिक्स कर सकते हैं। तो प्लेसिंग, मिक्सिंग एंड ट्रांसपोर्ट आप जितना इजीली और होमोजेनिटी मीन्स कितने यूनिफॉर्मली, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बेसिकली आपका पार्टिकल इधर उधर हो जाए, यानी कि विदाउट, इसीलिए बोला गया है विदाउट सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन होता क्या है? सेग्रीगेशन होता क्या है? दैट इज फाइन पार्टिकल का कोर्स पार्टिकल से अलग हो जाना है। जैसे मान लो आपका कंक्रीट है, इस कंक्रीट में फाइनर पार्टिकल है सैंड के और कुछ कोर्सर पार्टिकल हैं। आपने इसको प्लेस किया, कोर्सर पार्टिकल पीछे छूट गए और फाइनर पार्टिकल आगे चले गए, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सेग्रीगेशन, यानी फाइन एग्रीगेट का कोर्स एग्रीगेट से अलग हो जाना। फाइन एग्रीगेट का कोर्स एग्रीगेट से अलग हो जाना, जब हम उसको प्लेसिंग कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं होमोजेनिटी, यानी कि हर जगह आपका जो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का प्रोपोर्शन है वो क्या रहना चाहिए? बराबर। और एक क्या होता है आपका, दूसरा क्या लिखा हुआ है? ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या होती है? सबको पता है कि आपका जैसे मान लो हमने एक कंक्रीट कास्ट किया, तो आपका ये वाटर का आपका इसके जब आप इसको प्लेसिंग कर रहे होंगे या इसमें वाइब्रेशन कर रहे होंगे या कुछ कॉम्पैक्शन इसमें कर रहे होंगे, तो आपका अगर एक्सेस अमाउंट में वाटर अगर इसके सरफेस में आ जाता है तो इसको क्या बोला जाता है? ब्लीडिंग। और फाइन एग्रीगेट का कोर्स एग्रीगेट से अलग हो जाना क्या होता है? तो बिना सेग्रीगेट और बिना आपका वाटर का आपका कंक्रीट से अलग हुए कितने इजीली और कितने होमोजेनिटी आप कंक्रीट पे कार्य कर सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? उसकी वर्केबिलिटी। क्या बोला जाता है? इसकी वर्केबिलिटी। अब वर्केबिलिटी को जनरली जो निकाला जाता है किसके द्वारा? जो इसकी ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी आपकी हार्ड कंक्रीट की नहीं है। दिस प्रॉपर्टी इज मेनली ऑफ फ्रेश कंक्रीट। किसकी? आपकी फ्रेश कंक्रीट। फ्रेश कंक्रीट मीन्स की यानी कि ग्रीन कंक्रीट। फ्रेश कंक्रीट यानी कि जिसको हम क्या बोल सकते हैं? ग्रीन कंक्रीट, जो आपका फ्रेश कंक्रीट होता है, यानी कि जब आप उसको मिक्सिंग कर रहे होते हैं, जब उसको आप ट्रांसपोर्ट बना रहे होते हैं या किसी मोल्ड या किसी साइज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं कंक्रीट को, तो तब आपका इसकी प्रॉपर्टी है जनरली वर्केबिलिटी। इसको हम किससे मेजर किया जाता है? जनरली जो मेजर किया जाता है स्लम्प टेस्ट से, आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट से, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट से, ठीक है। और एक टेस्ट और होता है आपका वीबी टेस्ट। इन टेस्ट से आपका क्या किया जाता है? वर्केबिलिटी को मेजर। जनरली जो स्लम्प टेस्ट है ये वाइडली यूज होता है, ये जनरली एक फील्ड टेस्ट है, ठीक है। और कॉम्पैक्शन फैक्टर आपका लो वर्केबल कंक्रीट के लिए होता है। किसके लिए होता है? आपका लो वर्केबल कंक्रीट। लो वर्केबल कंक्रीट मीन्स जो जनरली थोड़ा बहुत क्या रहेगा? ड्राई रहेगा। लो वर्केबल कंक्रीट होने का मीन्स जो हार्ड रहेगा, हम बोल सकते हैं हार्ड कंक्रीट रहेगा, जो मीन्स कि थोड़ा बहुत सूखा होगा, बहुत ज़्यादा सूखा, यानी कि हार्ड, जिसको आप इजीली जो आपका फ्लो। जबकि वीबी टेस्ट जो होता है वो होता है आपका हाई वर्केबिलिटी के लिए, हाई वर्केबल कंक्रीट के लिए। हाई वर्केबल कंक्रीट मीन्स जो आपका क्या हो? फ्लोइंग हो। क्या हो? आपका फ्लोइंग, यानी कि बिल्कुल बह रहा हो, तो उसके लिए हम वीबी टेस्ट करते हैं। तो देखते हैं इन तीनों टेस्ट के बारे में कौन कौन से टेस्ट हैं। स्लम्प टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट एंड वीबी टेस्ट। तो स्लम्प टेस्ट मोस्ट वाइडली जनरली यूज होता है आपका फील्ड में। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट पूछा जाएगा कौन से कंक्रीट के लिए होता है? लो वर्केबल कंक्रीट के लिए। और हाई वर्केबल कंक्रीट के लिए क्या करते हैं हम? वीबी टेस्ट। तो छोटे छोटे पॉइंट मैं आपके लिख देता हूँ कि स्लम्प टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर और वीबी टेस्ट के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू IS 456 जो आपको पता होने चाहिए। ओके, सो हमने IS 456 के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है? वर्केबिलिटी, स्लम्प, कॉम्पैक्शन फैक्टर और वीबी टेस्ट। तो उसके हिसाब से वर्केबिलिटी की वेरी ड्राई सॉइल है, बिल्कुल हार्ड, यानी कि बहुत ही लो वर्केबल, बिल्कुल वर्केबल है ही नहीं। वेरी स्टिफ, बहुत हार्ड है भी, ठीक है। स्टिफ प्लास्टिक और फ्लोइंग, इस तरह से आपको अलग अलग टेस्ट के हिसाब से देखा है। तो इन टेस्ट के बारे में अगर मैं थोड़ा बहुत आपको नॉलेज दूं कि क्या क्या आपने सबको पता होगा इन टेस्ट के बारे में, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, तब भी मैं सबसे पहले ये स्लम्प टेस्ट के बारे में बात करें, यानी स्लम्प टेस्ट। तो स्लम्प टेस्ट में होता क्या है? एक आपका फ्रस्ट्रम ऑफ कोन होता है। क्या होता है आपका? फ्रस्ट्रम ऑफ कोन, ठीक है। ये फ्रस्ट्रम ऑफ कोन इस तरह से आप देखते होंगे, इस तरह से इसका मोल्ड होता है। ये लगभग आपका 10 सेंटीमीटर, ये इस तरह से 20 सेंटीमीटर,
एंड ये आपका इस तरह से क्या रहता है, दैट इज 30 सेंटीमीटर। इस तरह से फर्स्ट टर्म ऑफ कोन होता है। फिर हम इसमें क्या करते हैं, कंक्रीट को प्लेस करते हैं और कंक्रीट को प्लेस करने के बाद 3 लेयर में प्लेस करते हैं। टैंपिंग रोड के द्वारा 25 बार, एक लेयर में भरा 25 बार आपने क्या किया, उसको टैंपिंग किया। फिर दूसरी लेयर में 25 बार, तीसरी लेयर में ये। फिर उसके बाद हम इस कोन को इस तरह से उठाते हैं। तो उठाने पे आपको मीन्स की क्या मिलता है, जैसे ये मान लो आपके इसके अंदर भरे हैं कंक्रीट, इसके अंदर आपने भर रखा है, ये कंक्रीट है, ये कंक्रीट है। तो अगर आपका जो कंक्रीट है तो ये 3 अलग अलग टाइप के स्लम्प मिलते हैं। तो स्लम्प होता क्या है, जैसे आपने ये उठाया तो उठाने के बाद ये कंक्रीट हुआ, तो कंक्रीट ये आपका इस तरह से, आपको पता है यहाँ इधर से इधर की ओर बहने लग जाएगा, ये कंक्रीट इधर बहने लग जाएगा। तो ये जो कंक्रीट है, ये जो इस तरह से आपका जो इसका लेवल है यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका ये वैल्यू में चेंज हुआ है, इसको क्या बोलते हैं आपका स्लम्प। दिस इज कंक्रीट, ये क्या है आपका कंक्रीट है। तो ये थोड़ा इधर उधर बहने लग जाएगा, इसको बोलते हैं दिस इज कंक्रीट, ठीक है। तो इसको स्लम्प। तो ये स्लम्प भी अलग अलग टाइप का होता है, आपको पता है। एक होता है आपका ट्रू स्लम्प, एक होता है आपका जीरो स्लम्प, एक होता है कोलैप्सिबल स्लम्प, कोलैप्सिबल स्लम्प, और एक क्या होता है आपका शियर स्लम्प। तो ट्रू स्लम्प क्या होता है, जब ये चीज़, दिस इज ट्रू स्लम्प, कि आपका जो एक्चुअल में दिखेगा। जीरो स्लम्प, अगर ये पूरा का पूरा आपका इतना ही बन गया, यानी कि ये आपका कुछ मिला ही नहीं, तो जीरो स्लम्प। कोलैप्सिबल स्लम्प, ये बिल्कुल नीचे गिर गया, धड़ाम करके नीचे ऐसे गिर गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका जीरो कोलैप्सिबल स्लम्प। शियर स्लम्प क्या हो गया आपका, शियर स्लम्प यानी कि कुछ पार्ट, जैसे ये आपका मीन्स कि पूरा पार्ट था, ये पूरा पार्ट ये इस तरह से सेंटर में नहीं हुआ, बस ये इधर की साइड तो हुआ, पर ये इधर की साइड गिर गया, एक साइड में गिर गया ये, तो इसको शियर स्लम्प बोलते हैं। दिस इज शियर स्लम्प। कोलैप्सिबल स्लम्प मैंने क्या बताया, ये पूरा पार्ट था, ये पूरा पार्ट इस तरह से धड़म करके नीचे गिर गया, दैट इज कोलैप्सिबल स्लम्प। जीरो स्लम्प आपका ये इतना था, ये कंक्रीट, और ये इतने का इतना ही रहा, दैट इज जीरो स्लम्प। ट्रू स्लम्प ये है, ये ट्रू, दिस इज ट्रू स्लम्प, जो एक्चुअल में आपको दिखाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप के स्लम्प होते हैं। फिर हमने स्लम्प के हिसाब से तो स्लम्प की वैल्यू नोट कर ली। तो स्लम्प की वैल्यू नोट करने के बाद डायरेक्ट बहुत आसानी से स्लम्प की वैल्यू नोट कर ली। तो ये आपका, अगर जैसे आपका वर्केबिलिटी अगर हमने चेक करी, वर्केबिलिटी, तो वर्केबिलिटी अगर हमने चेक की, एक होती है वेरी लो, ठीक है, फिर हो गया आपका लो, फिर हो गया आपका मीडियम, फिर हाई, हाई वर्केबल, और वेरी हाई। तो वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए तो आपको यहाँ पर स्लम्प की वैल्यू अगर हम बताएं, स्लम्प किस में आपका एमएम में। तो वेरी लो के लिए तो आपको पता है क्या करते हैं आप, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं आपका, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। तो स्लम्प टेस्ट तो करते नहीं है वेरी लो वर्केबल के लिए, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। लो वर्केबल कब होगा, जब आपका जो वर्केबिलिटी होगी दैट इज 25 to 75 mm के बीच में होगी, और मीडियम वर्केबिलिटी जब 50 से लेके कितने तक होगी आपकी 100 mm, और कहीं कहीं पर इस तरह से भी लिया गया है 75 से लेके यहाँ तक आपका 100 mm तक। हाई वर्केबल कब होगा, जब आपका 100 mm से 150 mm के बीच आपको मिलेगा। ये जो स्लम्प की वैल्यू है ये कितनी मिलेगी, दिस वैल्यू। जब आपको 100 से अगर 25 से 75 मिल रहा है, यानी कि जो हाइट है, ये जो आपका मीन्स की जो डाउनफॉल हुआ है इसके मीन्स की इसमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लम्प। तो स्लम्प अगर आपका 25 से 75, ये देखें ये 25 से 75 मिलेगा तो बहुत लो वर्केबल, पर 100 से 150 मिलेगा हाई। और अगर वेरी हाई यानी 150 से भी ज़्यादा है, तो तब हम इसके लिए वेरी हाई के लिए हमने शुरू में बताया था क्या करते हैं, वीबी टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, वीबी टेस्ट। तो ये आपका स्लम्प टेस्ट है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ देखना नहीं है, बस इसके फर्स्ट टर्म ऑफ कोन का डायमेंशन पता होनी चाहिए, 10, 20, 30 हाइट होनी चाहिए, ठीक है। स्लम्प क्या होता है, जो वर्टिकल हाइट है, ये कितने टाइम के स्लम्प होते हैं, 4। एक होता है ट्रू स्लम्प, एक होता है जीरो स्लम्प, एक होता है आपका कोलैप्सिबल, बिल्कुल कोलैप्स हो गया, एक शेयर स्लम्प कि एक ही साइड को ढपक गया और सेंटर के अबाउट नहीं ढपका, बिल्कुल किनारे से ऐसे ढपक गया, ठीक है। फिर वेरी लो, ये स्लम्प की वैल्यू इस तरह से दी गई है IS 456 में, तो इसको याद कर लेना है। और यहाँ पर स्लम्प की वैल्यू कि अगर कैसा है उसकी, अगर कंक्रीट की अगर हमें बताएं कि कैसा है, तो वेरी ड्राई और वेरी स्टिफ। वेरी स्टिफ मीन्स कि जो बहुत वेरी लो वर्केबल है, इसके लिए स्लम्प वैल्यू आप देखते नहीं है, इसके लिए आप कौन सा टेस्ट करते हैं, दैट इज वेरी, जब हाँ लो वर्केबल हो तो आप करते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, ठीक है। तो स्टिफ जब होगा, स्टिफ होने का मीन्स थोड़ा हार्ड होगा, ठीक है, तो ये 0 से 25। स्टिफ प्लास्टिक, थोड़ा बहुत प्लास्टिसिटी शो करेगा, 25 होगा, तो प्लास्टिक होगा 75 से 100।
फ्लोइंग, बिल्कुल फ्लो कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा 150 से 175, फ्लोइंग कंक्रीट जिसे बोलेंगे। तो ये था स्लम्प टेस्ट। अब हम देख लेते हैं दूसरा टेस्ट, दैट इज कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट के बारे में IS 456 ने क्या बोल रखा है, सबसे पहले कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट देख लेते हैं क्या होता है। दूसरा टेस्ट जो है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट के बारे में अगर बताएं तो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट जो होता है आपका, बेसिकली इसमें क्या होता है, इस तरह से हॉपर लगे होते हैं, ये इस तरह से आप देखेंगे इसको, ये इसका साइज याद करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ये इस तरह से ये हॉपर और नीचे क्या लगा रहता है, एक इसको करने के लिए एक सिलेंडर लगा रहता है। तो ये दो हॉपर, दीज आर हॉपर, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉपर। ये साइज याद करने की ज़रूरत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका साइज़। 250 mm, ये आपका 125 mm, ठीक है। इसके बीच में कुछ गैपिंग होती है, ये दोनों हॉपर का साइम साइज है। फिर ये सिलेंडर है, सिलेंडर का साइज़ लगभग 150 mm और 300 mm इस तरह से ये सिलेंडर होता है। तो हम कंक्रीट को ऊपर से डालते हैं, ठीक है। तो आपका बेसिकली होता क्या है कि हमने यहाँ से कंक्रीट को पोर किया, यहाँ से कंक्रीट, इसमें कंक्रीट डाला, फिर इसमें गया, फिर ये सिलेंडर में। तो जनरली कॉम्पैक्शन फैक्टर होता क्या है, अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर की डेफिनेशन बताएं तो कॉम्पैक्शन फैक्टर इज कुछ नहीं है W1/W2। अब W1 है क्या, W1 इज वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, और जबकि W2 क्या है, वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। तो पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का कैसे करेंगे, ये जो आपका ये स्टैंड है, ठीक है, यहाँ पर से हॉपर से हमने डाला तो इसका वेट हमने मेजर कर लिया, यहाँ से हमने डाला है और इसका वेट कर लिया W1। फिर इस सिलेंडर को हमने बाहर निकाला और अलग से एक इसमें हमने कंक्रीट डाला और इस कंक्रीट को रखा, फिर हमने एक वाइब्रेटर में या कुछ कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट में रखा और इसको कॉम्पैक्शन किया, टेम्पिंग रॉड के द्वारा या वाइब्रेटर के द्वारा कॉम्पैक्ट किया, तो उसका वेट मेजर कर लिया, वो क्या आ गया, W2। तो ये जो जब आप कॉम्पैक्ट करेंगे तो वेट क्या आएगा, हमेशा ज़्यादा आएगा, वेट क्या आएगा आपका ज़्यादा। तो W2 जनरली आपका क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, W1 क्या रहेगा, हमेशा कम रहेगा, ठीक है, थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये W1 कैसे मेजर किया, कंक्रीट को पोर किया, ये पहले होपर से गया, फिर दूसरे होपर से, तीसरे होपर से, तो इसमें देख लिया कितना कंक्रीट हुआ, वो W1। फिर इस सिलेंडर में अलग से आपने कंक्रीट डाला और उसको फुली कॉम्पैक्ट कर दिया वाइब्रेट के, तो इस तरह से कॉम्पैक्शन फैक्टर निकाला जाता है। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू अगर 0.70 है तो आपका वेरी स्टिफ, 0.75 है तो स्टिफ, 0.95 है तो फ्लोइंग। तो यानी कि अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर अगर आपका बढ़ेगा तो वर्केबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, वर्केबिलिटी कंक्रीट की क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। कॉम्पैक्शन फैक्टर के बढ़ने से वर्केबिलिटी क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। इस बात को ध्यान रखें। देखें ये, तो अगर हाईएस्ट थ्योरेटिकल वैल्यू अगर पूछा जाए कॉम्पैक्शन फैक्टर की तो हाईएस्ट 1 होगी, क्योंकि वेट ऑफ पार्शियली टू वेट ऑफ, तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू होगी। एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा कि वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड और वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड का 1 हो जाए। तो जो आपका फ्लोइंग होगा उसका हो सकता है 0.95, ठीक है, बिल्कुल फ्लोइंग कंक्रीट जब होगा, ठीक है। तो ये आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट है। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर बढ़ेगा तो वर्केबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो उसके बाद आता है वीबी। तो वीबी टेस्ट में एक इक्विपमेंट होता है और क्या, उसमें एक कोनिकल सरफेस लगा रहता है ऊपर से, तो हम उसमें कंक्रीट को पहले डालते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उस कोन को हटा लेते हैं। उस कोन को हटाने के बाद वो एक वाइब्रेटिंग मशीन में होता है। उस वाइब्रेटिंग मशीन में हम जब वाइब्रेशन चालू करते हैं तो ये जैसे कोन होगा, ये इस तरह से कोन होगा और ये इस तरह से सिलेंडर होगा, तो ये कोन धीरे धीरे क्या होता रहता है, इस तरह से फ्लैट। तो इस कोन ने कोनिकल शेप से फ्लैट होने में जितना टाइम लिया है उसी के हिसाब से उसकी वर्केबिलिटी देखी जाती है। यही है जो हमेशा वीबी टेस्ट में हम जनरली क्या करते हैं, टाइम नोट करते हैं। क्या नोट करते हैं, टाइम नोट टू कन्वर्ट दिस कोनिकल शेप, इस कोनिकल शेप का फ्लैट में कन्वर्ट होना, कोनिकल शेप का फ्लैट में कन्वर्ट होना, इस तरह से वीबी टेस्ट किया जाता है। तो इसने टाइम दे रखा है कि अगर 32 से 18 सेकेंड लिया इसने कोनिकल से फ्लैट होने में तो ये वेरी ड्राई होगा। 18 से 10 सेकेंड लेगा तो वेरी स्टिफ होगा, 10 से 5 सेकेंड होगा तो स्टिफ होगा, और प्लास्टिक कब होगा, जब 3 से 0 सेकेंड। फ्लोइंग के लिए इसमें कोई डाटा नहीं दे रखा है, तो टाइम के हिसाब से बस वीबी टेस्ट में क्या है। और ये किसके लिए होता है, वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट के लिए, जो वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट है उसके लिए वीबी टेस्ट होता है। तो ये हमारा चौथा इफेक्ट ऑन कंक्रीट। तो वर्केबल कंक्रीट बेसिकली है क्या,
कितने इजीली आप कंक्रीट में कार्य कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड ये डाटा आपको बिल्कुल याद होना चाहिए जो जो मैंने आपको वर्केबिलिटी से रिलेटेड बताया। तो ये आपका इफेक्ट ऑफ हमने देख लिया दैट इज कंक्रीट में। ओके, सो ये डिफरेंट टेस्ट हो गए आपके कंक्रीट के। तो कंक्रीट का हमने जो कंक्रीट के मटेरियल है उसके बारे में पढ़ लिया है कि कंक्रीट आपका कैसा मटेरियल है एक, और कंक्रीट जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसके बारे में। अब हम देख लेते हैं दूसरा मटेरियल दैट इज स्टील के बारे में, ठीक है। तो फिर उसके बाद सीमेंट के बारे में देख लेंगे और कुछ और अलग में। तो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो आपका आ रहा है दैट इज स्टील, ठीक है। तो जो स्टील है सबको पता है, स्टील को जनरली IS 456 ने, स्टील तो सबको पता है एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। तो जनरली आपका जो स्टील है ये आपका IS 456 ने इसको 4 टाइप्स ऑफ स्टील बोला है, 4 टाइप्स ऑफ स्टील दिया है, ठीक है। तो 4 टाइप्स ऑफ स्टील क्या है? फर्स्ट आपको अगर हम बात करें दैट इज माइल्ड स्टील और एंड मीडियम कार्बन स्टील एंड मीडियम कार्बन स्टील। और ये आपका इसके लिए जो इसकी जो प्रॉपर्टी दे रखी है वो IS 432 में, किसने दे रखी है आपकी? दैट इज IS 432। फिर दे रखा है हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील, दूसरा स्टील जो दे रखा है दैट इज हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील। इसका कोड याद रख लेना बिल्कुल, IS 1786, जो इसकी प्रॉपर्टीज दे रखे हैं IS 1786। फिर आपको दे रखा है हार्ड ड्रॉन स्टील वायर, हार्ड ड्रॉन स्टील वायर, हार्ड ड्रॉन स्टील वायर दैट इज IS 1156। और जो फोर्थ दे रखा है, फोर्थ इज स्ट्रक्चरल स्टील, ठीक है, स्ट्रक्चरल स्टील। तो स्ट्रक्चरल स्टील दैट इज क्लास A जो स्टील है इसको बोलते हैं, इसको दे रखा है IS 2062 में। तो ये 4 टाइप के स्टील जनरली आपका IS 456 ने बता रखा है आपको। माइल्ड स्टील जिसको पता ही है, माइल्ड स्टील जनरली FE 250 बोलते हैं इसको, FE 250, ठीक है। हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील जनरली आपका FE 415 एंड FE 500, ठीक है। हार्ड ड्रॉन स्टील वायर, जो आपके स्टील वायर हैं हार्ड ड्रॉन, वो दे रखा है IS 1156। और स्ट्रक्चरल स्टील जो जिसके आपके जो मेट्रो स्टेशन में यूज होते हैं, जिसकी आपकी बिल्डिंग बनती है, रूफ ट्रस बनता है, ठीक है, I सेक्शन T सेक्शन, जिसके लिए हम स्टील स्ट्रक्चर्स में देखेंगे, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में जो स्टील टेबल है, ठीक है। और जो आपका स्टील का कोड है IS 800, ठीक है, तो वहाँ पर उसका डिजाइन के बारे में बता रखा है। दिस इज 4 टाइप ऑफ स्टील के बारे में बता रखा है। अब स्टील को आपको पता ही है कि स्टील आपका मेन इसमें जो कंपोनेंट रहता है कार्बन जैसे जैसे बढ़ता जाता है इसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ती है पर डक्टिलिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस। तो IS कोड बिल्कुल याद रखें कि माइल्ड स्टील के लिए जो IS कोड है वो क्या है, उसकी जो प्रॉपर्टी दे रखी है IS 432, HYSD बार के लिए IS 1786, और स्ट्रक्चरल स्टील के लिए जो स्ट्रक्चरल स्टील जो स्ट्रक्चर में यूज होगा, ठीक है, IS 2062, ठीक है। तो ये कोड बिल्कुल याद रखें। हार्ड ड्रॉन स्टील वायर के लिए IS 1166। तो ये आपका स्टील है। अगर हम इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखें, ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्टील का अगर देखें, सबको पता है ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी आपने पढ़ रखा होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर माइल्ड स्टील के लिए आप बनाएं तो माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनता है? ये सबको पता है, ये ओरिजिन होता है, फिर यहाँ पर इलास्टिक लिमिट आता है, फिर क्या आता है आपका दैट इज प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, प्लास्टिक रेंज, फिर यहाँ पर अल्टीमेट लिमिट, फिर फ्रैक्चर। तो यहाँ पर क्या होती है ये सबको पता है, नेकिंग, ठीक है। ये क्या होती है? स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन
हार्डनिंग, ये ग्राफ सबको अच्छे से पता होगा। ये क्या है आपका, दैट इज प्लास्टिक जोन, और यहाँ इलास्टिक जोन। ये कौन सा पॉइंट है, प्लास्टिक लिमिट। ये कौन सा लिमिट है आपका, प्लास्टिक लिमिट। ये क्या है आपका, लोअर यील्ड पॉइंट। ये क्या है आपका, अपर यील्ड पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। ये क्या होता है आपका, अल्टीमेट लिमिट। और ये जो लास्ट पॉइंट है दैट इज फ्रैक्चर। तो इतने पॉइंट ये सबको पता है। माइल्ड स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है, ठीक है, तो ये माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, दैट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में ग्राफ, ठीक है। जो इसका स्लोप होता है, स्लोप किसकी वैल्यू देता है आपको, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। किसकी वैल्यू देता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होती है स्टील की, ई स्टील अगर हम बात करें तो 2 × 10⁵ मेगा पास्कल, 2.1 × 10⁵ मेगा पास्कल। और अगर ई एल्यूमिनियम की बात करें तो ई एल्यूमिनियम, बस नोट में ध्यान रखें, ई एल्यूमिनियम लगभग 1/3 ऑफ क्या होता है, ई स्टील, ठीक है। स्टील का आपका अगर डेंसिटी की बात करें, यूनिट वेट कितना होता है इसका, 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये स्टील के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम बनाएं HYSD का ग्राफ बनाएं, तो HYSD का जो आपका ग्राफ बनता है वो किस तरह से बनता है, इस तरह से। जैसे माइल्ड स्टील का बनाए यहाँ से इस तरह से, दिस इज माइल्ड स्टील यानी Fe250, दिस इज Fe415, ठीक है। तो आपका जो यील्ड पॉइंट है, यील्ड पॉइंट आपका HYSD का डेफिनेट नहीं रहता है, तो आप क्या करते हैं 0.2% स्ट्रेन, कितने स्ट्रेन पे आपका 0.2% स्ट्रेन पे, 0.2% स्ट्रेन में जो ये आपका ये वाली लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। तो ये जो लाइन जहां पर कट करती है तो उसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है उसको यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, प्रूफ स्ट्रेस भी बोला जाता है। क्या भी बोला जाता है आपका, प्रूफ स्ट्रेस। तो ये HYSD यानी कि हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स का क्या है आपका ग्राफ है। दिस इज स्टील। तो ये दूसरा मटेरियल है, इसके बारे में और डिटेल में कि कितना इसमें स्ट्रेस लेवल होता है इसको आगे हम WSN में देखेंगे कि स्टील। तो अभी बस आपको ये थोड़ा सा बस ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए, कितने परसेंट स्ट्रेन, 0.2%, कितना परसेंट स्ट्रेन, 0.2% स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है यील्ड स्ट्रेस होता है HYSD बार का, ठीक है। तो इसको प्रूफ स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो ये आपका हो गया स्टील। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन में। तो मटेरियल आपका हो गया। अब हम देखते हैं इस मटेरियल में लोडिंग कौन कौन सी लग रही है। तो जो आपकी लोडिंग लगती है, अगर लोडिंग की बात करें तो लोडिंग आपको पता है, जो लोडिंग दिया जाता है, जो डिजाइन लोड्स, वो किसने दे रखा है, IS 875। IS 875 के आपके डिफरेंट पार्ट हैं, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट में आपको दे रखा है डेड लोड के बारे में, पार्ट सेकंड में दे रखा है लाइव लोड, पार्ट थर्ड में दे रखा है आपको विंड लोड, पार्ट फोर्थ में आपको बता रखा है किसके बारे में, स्नो लोड के बारे में, और पार्ट फिफ्थ में आपको बता रखा है किसके बारे में, दैट इज स्पेशल लोड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लोड, ठीक है। और अगर अर्थक्विक लोड की बात करें, कौन से लोड की बात करें, अर्थक्विक लोड, तो अर्थक्विक लोड किस में दे रखे हैं आपको, IS 1893। तो IS 1893, तो डेड लोड सबको पता है क्या होता है, इसको क्या भी बोलते हैं, सेल्फ वेट भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं, सेल्फ वेट, ठीक है। लाइव लोड जो अपना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज करते हैं उसको क्या बोलते हैं आपका, लाइव लोड।
विंड लोड आपको पता है किस तरह से निकाला जाता है। ये बेसिकली जो IS 1893 है इसके पार्ट ने दे रखा है कि जो विंड की वेलोसिटी है कि VZ इक्वल टू जो आपका डिजाइन विंड स्पीड है दैट इज VB K1 K2 K3 इस तरह से दिया जाता है। और जो प्रेशर दिया जाता है डिजाइन विंड प्रेशर PZ इक्वल टू 0.6 VZ स्क्वायर, ये IS 1893 ने दे रखा है। जहाँ पर K1 K2 K3 आपके कोफिशिएंट हैं जो टेराइन टोपोग्राफी इन सब चीज़ पे डिपेंड करते हैं। तो ये विंड लोड के बारे में दे रखा है। जहाँ पर VZ क्या है, डिजाइन विंड स्पीड, VZ इज डिजाइन विंड स्पीड, डिजाइन विंड स्पीड, ठीक है। और PZ क्या है, प्रेशर, डिजाइन विंड प्रेशर। तो ये सारे आपके नोट हैं, इनको बिल्कुल याद रखें कि 0.6 VZ स्क्वायर, ठीक है, किसी एक हाइट पे जो आपका प्रेशर होगा, ठीक है। तो ये K1 आपका रिस्क कोफिशिएंट, K2 टेराइन या टोपोग्राफिकल कोफिशिएंट, K3 आपका जो हाइट पे डिपेंड करता है। तो ये अलग अलग K1 K2 K3 बस ये फॉर में आके। VB क्या है, बेसिक विंड स्पीड, VB क्या है, बेसिक विंड स्पीड, जो आपको जोन पे डिपेंड करता है। जनरली इंडिया को विंड के हिसाब से 6 जोन में बांटा गया है। कितने जोन में बांटा गया है, जो इंडिया है, इंडिया को जो आपका कितने जोन में बांटा गया है, विंड की डिफरेंट स्पीड, जहां मीन्स की एवरेज स्पीड, जैसे सबसे ज़्यादा स्पीड जो लद्दाख एंड सिलचर एरिया में है, लगभग 55 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बहती है वहाँ लद्दाख एंड सिलचर एरिया में। सबसे ज़्यादा जो इंडिया में स्पीड विंड स्पीड है वो लद्दाख एंड सिलचर एरिया में है, ठीक है। और जनरली इंडिया को 6 जोन में बांटा गया है विंड के हिसाब से। तो वहाँ से विंड की स्नो लोड, ठीक है, पार्ट 4th में क्योंकि IS 875। तो IS 875 के 5 पार्ट हैं। फिर अर्थक्वेक लोड को आपका स्पेशली किसमें बता रखा है, IS 1893 जो आपका डिजाइन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग है वहाँ पर आपका बता रखा है। तो इतना आपको किसके बारे में पता होना चाहिए, दैट इज लोडिंग के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम उसके बाद आते हैं कुछ स्पेशल नोट्स में। ओके, सो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या आपको इसके ध्यान रखने हैं। ओके, सो एक टेबल बना रखी है, इस टेबल को बिल्कुल आपको बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अगर मैं बताऊँ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर है एक्सपोजर कंडीशन, यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो किस एक्सपोजर कंडीशन में है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर या एक्सट्रीम। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि एक्सपोजर कैटेगरी के अकॉर्डिंग IS 456 ने कितने पार्ट में बांटा है। तो 5 पार्ट में, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर है। तो एक्सपोजर कैटेगरी के हिसाब से कितने पार्ट में बांटा गया है, 5 टाइप्स के आपके एक्सपोजर कंडीशंस हैं। तो माइल्ड कंडीशन वाले क्या होता है, माइल्ड कंडीशन यानी कि इसको नॉर्मल कंडीशन भी बोला जाता है। जनरली इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर है हमारा वो आपका प्रोटेक्टेड रहता है अगेंस्ट द वेदर, यानी कि अगर कहीं पर बारिश हो रही है या कुछ हो रही है तो उसके अगेंस्ट आपका प्रोटेक्टेड रहेगा, और यानी कि वो कभी भी कोस्टल एरिया में नहीं रहेगा, ठीक है स्ट्रक्चर। फिर आपका इसमें मिनिमम ग्रेड दे रखा है PCC, यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट। जो प्लेन कंक्रीट है उसके लिए आपका ग्रेड मेंशन नहीं है, पर RCC के लिए जो मिनिमम ग्रेड, अगर आपको पूछा जाएगा व्हाट विल बी द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर RCC अकॉर्डिंग टू अगर IS 456 की बात करें तो ये है आपका M20, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर इमर्स्ड इन सी वाटर, सी वाटर बोल दे, और इसको हम बोलते हैं इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया मीन्स जहां पर आपके मीन्स की जो समुद्र के किनारे वाला एरिया होता है उसको बोला जाता है कोस्टल एरिया। तो वह है आपका M20 एंड M30। M20 है आपका फॉर प्लेन कंक्रीट, अगर आप स्टील यूज नहीं कर रहे कंक्रीट में, सिर्फ कंक्रीट ही कंक्रीट है तो M20 मिनिमम है, ठीक है, कोस्टल एरिया में। और M30 है आपका फॉर RCC। तो RCC पूछेगा तो M30 मिनिमम। तो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो आरसीसी के लिए M20 अगर माइल्ड कंडीशन है, मॉडरेट कंडीशन क्या है, अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थोविंग हो रही है, ठीक है। और जो आपका स्ट्रक्चर है बारिश वाले इलाके में तो है पर शेल्टर्ड है, क्या है, शेल्टर्ड है, यानी कि आपका उसमें कुछ न कुछ आपका मीन्स की प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थोविंग को मॉडरेट कंडीशन बोला जाता है। मॉडरेट कंडीशन में जो आपका मिनिमम ग्रेड है दैट इज M25 आरसीसी के लिए और पीसीसी के लिए M15। तो यहाँ पर ये जो थर्ड वाला है इसको ध्यान रखें, ये ज्यादातर पूछा जाएगा सेवियर कंडीशन। तो सेवियर कंडीशन क्या होता है, जब इमर्स्ड इन सी वाटर और कोस्टल एरिया, मैंने बताया मिनिमम ग्रेड कितना होगा M30, ठीक है। और वेरी सीवियर क्या होगा, जब सी वाटर का आप डायरेक्टली स्प्रे कर दें उसमें। एक तो होता है इमर्स्ड होना है, यानी सी वाटर ऐसा वाटर जो उसमें मीन्स की सॉल्ट प्रेजेंट हो, और आपको पता है कि ये सल्फेट अटैक से भी सब्जेक्टेड रहता है। और सल्फेट अटैक क्यों होता है, सबको पता है, एक्सेस लाइम के कारण। जब एक्सेस लाइम का सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो कुछ एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट बनते हैं जिसको सल्फेट अटैक बोला जाता है। सल्फेट अटैक क्या होता है कि एक्सेस लाइम का सल्फर के साथ रिएक्ट करके कुछ एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट क्रिएट करना सल्फेट अटैक कहलाता है, एक्सपेंड हो जाना कंक्रीट का, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। और मेन रीजन क्या है, एक्सेस लाइम जब आपका सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट बनाता है जिसको सल्फेट अटैक बोलते हैं। तो उसके अगेंस्ट भी आपको प्रोटेक्ट करना है। M30 वेरी सीवियर सी वाटर का स्प्रे। और एक्सट्रीम कंडीशन जब बिल्कुल टाइडल जोन हो, टाइडल जोन मीन्स जहाँ बिल्कुल आपके टाइड्स बन रहे हैं, बिल्कुल चक्रवात हो रहा है, यानी चक्रवाती तूफान आ रहे हैं, ठीक है, ऐसी जगहों पे आपका जो मिनिमम ग्रेड है दैट इज M40। तो याद करने का बहुत आसान है, 20 में 5 जोड़ो 25 में 5 जोड़ो 30, 30 में जोड़ो 35, 35 में 5 जोड़ो 40, ठीक है। तो 20, 25, 30, 35, 40 आरसीसी के लिए गुड। तो हम क्या क्या एक्सपोजर कंडीशन है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम, 5 तो ग्रेड ही हो गया। अब आता है कवर। कवर क्या होता है, कवर क्यों प्रोवाइड करते हैं, आपको पता है कि जो स्टील है अगर वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें लग जाती है जंग, यानी कि उसको जंग से बचाने के लिए और कुछ न कुछ आपका बॉन्डिंग बनाने के लिए स्टील और कंक्रीट में कवर प्रोवाइड किया जाता है। तो वो कवर जो आपका है माइल्ड के लिए 20 mm, 20 mm, 20, 30, 45, 50, 75, बिल्कुल ऐसी एक ही बार में याद करें, अलग अलग याद ना करें। 20, 30, 45, 50, 75, 20, 30, 45, 50, 75, यानी कि 20, 30, 45, 50, 75 दैट विल बी द कवर। पूछ लेगा मॉडरेट कंडीशन में आपका कवर कितना होगा, 30। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर सी वाटर में, एक क्वेश्चन है कि एडिशनल कवर पूछा जाएगा कि एडिशनल कवर इन सी वाटर कितना होगा। तो ऑप्शन ए आएगा आपका 25 mm, ऑप्शन बी 30 mm, ऑप्शन सी 45 mm, ऑप्शन डी 75 mm। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑब्जेक्टिव है कि एडिशनल कवर इन सी वाटर, एडिशनल कवर पूछा हुआ है। देखिए मिनिमम कवर आपका 20 mm तो प्रोवाइड हो ही रहा है। अब सी वाटर के केस में कवर कितना है, 45, तो एडिशनल कवर कितना हो जाएगा, 45 माइनस 20, यानी एडिशनल कितना और प्रोवाइड करना पड़ेगा, 25, तभी 25 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका 45। 20 तो प्रोवाइड करते ही करते हैं आप, मिनिमम कवर कितना प्रोवाइड करना है 20 mm, तो आपने प्रोवाइड करना ही करना है। और कवर के लिए भी आगे देखेंगे हम और क्या क्या, बीम में कितना होता है, कॉलम में कितना होता है, फुटिंग में कितना होता है, स्लैब में कितना होता है, जब हम इफेक्टिव डेप्थ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बट अभी यहाँ पर IS 456 की गाइडलाइन देख रहे हैं हम इनिशियली इंट्रोडक्शन में। तो क्वेश्चन अगर पूछता है सिर्फ कितना कवर प्रोवाइड होगा, अगर सिर्फ ये पूछता कवर इन सी वाटर तो आंसर हो जाएगा इसका 45 mm। पर अगर ऑब्जेक्टिव में आंसर लिख देता है एडिशनल, तो एडिशनल कितना हो जाएगा, देखें 20 mm तो आप प्रोवाइड कर ही रहे हैं, ठीक है, एडिशनल कितना और 25 और इसमें और एडिशनल प्रोवाइड कर देंगे, 20 प्लस 25 मीन्स 45, ठीक है। फिर पूछ लेगा वेरी एक्सट्रीम कंडीशन में 75 और वेरी सीवियर कंडीशन में 50 mm। फिर आता है मिनिमम सीमेंट कंटेंट, यानी पर मीटर क्यूब कंक्रीट में पूछेगा कि मॉडरेट कंडीशन में पूछेगा या नॉर्मल कंडीशन में या आपका मॉडरेट कंडीशन, कुछ भी बोलेगा कि या मॉडरेट कंडीशन में 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में कितना सीमेंट की क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी, कितनी होगी 300 kg पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में कितने में, 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में कितना केजी सीमेंट, 300 kg सीमेंट, इतना मिनिमम सीमेंट आपको
लाएं, इसी को सीमेंट कंटेंट बोला जाता है कि पर मीटर क्यूब कंक्रीट में कितना सीमेंट रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन एज सीमेंट कंटेंट। तो 1 मीटर क्यूब में कितना सीमेंट का रिक्वायर्ड है, 300 kg। यहाँ पर कितना है इन सी वाटर में 320 kg पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में 320। फिर वेरी सीवियर में 340, इसमें 360। ये वाटर सीमेंट रेशियो अगर आप याद कर सकते हैं तो ठीक है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं पूछा नहीं जाएगा, याद करने के लिए बहुत आसान, 55, 50, 45, 45, 40। तो ये आपका मिनिमम मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो का किस पे फर्क पड़ता है, वर्केबिलिटी पे। वाटर सीमेंट रेशियो जितना ज़्यादा रहेगा वर्केबिलिटी कम होगी ज़्यादा होगी, सबको पता है कि वाटर सीमेंट रेशियो का क्या फर्क पड़ता है वर्केबिलिटी पे। ओके, सो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल याद रखना है। ये कवर, मिनिमम ग्रेड, सीमेंट कंटेंट, ठीक है। ये फिर उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट फॉर्म वर्क। अब फॉर्म वर्क होता क्या है, बेसिकली आपको पता है जब भी आप मीन्स की कंक्रीट को कास्ट करते हैं तो उसको किसी एक वुडन मोल्ड में आप रखते हैं या आप उसको सपोर्ट देते हैं, तो उसको ही क्या बोला जाता है, फॉर्म वर्क। तो फॉर्म वर्क का जो रिमूवल है कि कितने दिनों बाद आप मीन्स की जैसे कंक्रीट बना दिया, आपने छत बना दी, आप देखते होंगे लकड़ी का टेक टाइप का लगाते हैं, तो उसको कितने दिनों बाद हटाया जाता है। तो जो भी वर्टिकल फेसेस हैं यानी वर्टिकल मेंबर हैं लाइक वॉल, कॉलम, ठीक है, इन सब के लिए जो वर्टिकल फेसेस हैं या साइड ऑफ वॉल कॉलम है उसका फॉर्म वर्क आप 1 दिन में हटा सकते हैं, 1 से 2 दिन में, यानी 24 से 48 घंटे में हटा सकते हैं। जो स्लैब है, स्लैब का अगर हमने स्लैब के हटाने पर प्रॉप लेफ्ट अंडर, यानी कि जो आपने स्लैब तो हटाया पर जो उसके कोने हैं वो आपके मीन्स की नहीं हटने चाहिए, ठीक है। तो स्लैब के लिए अगर आपने हटाना है तो वो हटाना है आपका 3 डेज के बाद। बीम सॉफिट, जो बीम का सॉफिट माने क्या होता है, बॉटम। तो बीम के जो बॉटम वाला पार्ट है जहाँ पर जिसमें फॉर्म वर्क को हटाना है वो कितने दिन के बाद, 7 दिन के बाद। फिर आता है रिमूवल ऑफ प्रॉप, कि अब आपने क्या, ये जैसे स्लैब है, ये स्लैब है, ठीक है, तो स्लैब के यहाँ पर जो ये आपने मीन्स की सपोर्ट दे रखा है, इसको बोलते हैं आपका प्रॉप, यानी कि जो बिल्कुल एंड में आप गए। तो ये प्रॉप को अगर आपने रिमूव कब करना है स्लैब के, ठीक है, ये बिल्कुल जो किनारे में है, इन प्रॉप को हटाने के लिए अगर आपका स्पैन जो है स्लैब का अगर वो 4.5 मीटर से कम है तो 7 दिन के बाद, और अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो 14 दिन के बाद, 14 डेज के बाद। ऐसे ही अगर बीम के प्रॉप को हटाना है, किसके, बीम के प्रॉप को, तो बीम के, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह बीम के, तो बीम के प्रॉप को अगर हटाना है, प्रॉप मीन्स जैसे ये बीम है, ये सपोज है यहाँ पर, ये इसको बोला जाता है प्रॉप। प्रॉप मीन्स जो आपका इस तरह से यहाँ पर सपोर्ट लगा रखा है। तो इसको हटाने के लिए कितने दिन के बाद, अगर आपका L इज लेस देन इक्वल टू 6 मीटर है तो 14 दिन के बाद हटा दीजिए आप, और अगर स्पैन ग्रेटर देन 6 मीटर है तो तब आप 21 दिन के बाद हटाइए इस प्रॉप को, बीम प्रॉप। तो बीम के प्रॉप को, प्रॉप मीन्स जो उसका बिल्कुल लास्ट वाला एंड में जो सपोर्ट लगा हुआ है, यानी कि सपोर्ट, बेसिकली प्रॉप है क्या आपका, सपोर्ट, बीम के सपोर्ट को पे जो आपका टेक लगा हुआ है उसको। तो ये आपका मीन्स की फ्रॉम वर्क है। फिर मैंने बताया दिया मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आरसीसी के लिए IS 456 ने 20 दे रखा है, पर सी वाटर में अगर प्लेन कंक्रीट पूछता है, ये ध्यान रखें, प्लेन कंक्रीट पूछेगा तो M20 है, अगर आरसीसी पूछेगा तो M30, और प्री स्ट्रेस कंक्रीट में भी मिनिमम ग्रेड कंक्रीट कितना है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट में M30 है। वो भी 2 टाइप के होता है, एक प्री टेंशन, पोस्ट टेंशन, उसको हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट में देखेंगे। तो ये आपके IS 456 के काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ कि क्या क्या आपने अभी तक पढ़ लिया है आरसीसी में IS 456 के इंट्रोडक्शन क्लास में। तो ये इंट्रोडक्शन था जो आपका IS 456 के आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। वर्केबिलिटी क्या है, श्रिंकेज क्या है, क्रीप क्या है, फटीग क्या है, स्लम्प टेस्ट किस तरह से करते हैं, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट किस तरह से किया जाता है, आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर का मतलब क्या होता है, वीबी टेस्ट कब यूज किया जाता है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट कब यूज किया जाता है, कब आपका बेसिकली जो कंक्रीट है उसमें बेसिकली इफेक्ट क्रीप का इनिशियली आपका ज़्यादा रहेगा, बाद में कम हो जाता है। फिर हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे फ़र्क पड़ता है कंक्रीट का, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक लोड होता है, ठीक है,
करेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है, जैसे करेक्टरिस्टिक लोड अगर मैं बताऊं, जैसे करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है ऐसी करेक्टरिस्टिक लोड होता है। तो करेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है, करेक्टरिस्टिक लोड, तो ये क्या होता है, ये करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का उल्टा है। इसके क्या है कि 95% आपकी प्रोबेबिलिटी है कि इससे ज़्यादा कभी बढ़ेगा नहीं। 95% चांस रहता है कि जो भी लोड होगा उससे ज़्यादा कभी बढ़ेगा नहीं, और सिर्फ 5% चांस रहेंगे कि जो आपको लोड दे रखा है उससे ज़्यादा हो सकता है। तो ये जनरली अगर लोड और उसके बीच में ग्राफ बनाए डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो ये इस तरह से बनता है, ठीक है, कि इसकी सिर्फ ये वाला एरिया, यानी कि ये सिर्फ 5% चांस रहेंगे, ये करेक्टरिस्टिक लोड है, दैट इज एफ नहीं पी सी के करेक्टरिस्टिक लोड, और यहाँ पर क्या है एफ एम। तो एफ एम नहीं पी एम लिख देते हैं, यानी कि टारगेट मीन लोड। तो पी एम यानी कि अगर इसको हम देखें तो ये क्या हो गया पी सी के, ये कितना होता है यहाँ से लेके यहाँ तक 1.65 सिग्मा बार। तो पी एम इक्वल टू हो जाएगा आपका पी सी के माइनस 1.65 सिग्मा। जबकि अगर आप एफ सी के वो देखते थे एफ एम यानी टारगेट मीन स्ट्रेंथ, तो इक्वल टू क्या होता था एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा बार, ठीक है। तो ये है आपका करेक्टरिस्टिक, पी सी के इज करेक्टरिस्टिक लोड, ये पी सी के क्या है आपका करेक्टरिस्टिक लोड। तो करेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है, करेक्टरिस्टिक लोड वह लोड होता है जिसकी पूरे लाइफ टाइम में ऐसी प्रोबेबिलिटी रहती है कि सिर्फ 5% चांस है कि वो उस लोड से ज़्यादा हो सकता है। मान लो करेक्टरिस्टिक लोड है आपका, लेटस मैं मानता हूँ करेक्टरिस्टिक लोड है आपका 100 किलो न्यूटन, तो ये 100 किलो न्यूटन की 95% चांस है कि ये 100 किलो न्यूटन से ज़्यादा कभी भी उसमें लोड नहीं आएगा। 100 किलो न्यूटन से ज़्यादा सिर्फ 5% चांस है कि ये 100 किलो न्यूटन से ज़्यादा हो सकता है कि 101, 102, 103, पर 95% चांस है कि 100 किलो न्यूटन से नीचे ही आपका लोड आएगा स्ट्रक्चर में। इस टाइप के लोड को बोलते हैं करेक्टरिस्टिक लोड। और पी एम इक्वल टू क्या होता है पी सी के माइनस 1.65 सिग्मा, जबकि एफ एम इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर देखें ये जो 5% हैं, ये 5% एक्सीड करने की, इससे ज़्यादा यहाँ पर 95%, यहाँ से इधर को कितना होगा, दैट इज 95%, कि 95% इस लोड से हमेशा नीचे रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 5% चांस रहेगा इससे ज़्यादा आएगा। जबकि करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या थी, 95% आपका हमेशा ज़्यादा आना चाहिए, 5% क्या आना चाहिए, लेस आना चाहिए। इसका इसमें उल्टा है करेक्टरिस्टिक लोड में, ठीक है। तो ये करेक्टरिस्टिक लोड था आपका कि यह वह लोड है जिसमें कि आपका 95% चांस है कि इसके लाइफ टाइम में इस लोड से ज़्यादा कभी लोड नहीं आएगा, सिर्फ 5% चांस है कि इससे ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। तो ये हमने करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ देख लिया, करेक्टरिस्टिक लोड देख लिया, लोडिंग कंडीशन IS 875 देख लिया, विंड लोड कैसे निकालते हैं, अर्थक्वेक लोड कौन से कोड से देखते हैं। स्टील ने 4 कैटेगरी में बांटा है, IS 432 माइल्ड स्टील को बोलता है, IS 1786 आपका HYSD बार को देखता है। HYSD बार और माइल्ड स्टील में क्या डिफरेंस है, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, एंड्योरेंस लिमिट क्या होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जितने पॉइंट आपको बना रखे हैं ये सारे के सारे इंट्रोडक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके शॉर्ट नोट्स बना के बिल्कुल आप ध्यान रखें, कोई भी डाउट आता है आप टेक्स्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। अब हम आगे WSM यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड देखेंगे RCC में, और उसका सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन देखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।